आ गया। पहले पढ़ाई का पैसा, अब देखो शराब। अरे सिचुएशन के अनुसार चेंज होते रहता है प्रोग्राम। अभी किसका इम्पोर्टेंट है? अभी है अभी है पढ़ाई। परिस्थिति के अनुसार बात और नियम बदल जाते हैं, समझ में आ गया ना? यही तो ABCD तू अगर किसी को हमने मारते हैं, भेज देंगे बड़े रो पाकिस्तानी कहेगा रोको तुमको निपटा ही देते हैं, उस समय बैठे रहोगे? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, समझ में आ गया ना? कहाँ पढ़ना है डिटेल में? यहाँ कितना पढ़ेंगे जितना एग्जाम में क्वेश्चन जितना आ जाए उतना, बस बस, है ना? इसलिए कुछ याद करके भी चलना पड़ेगा। बाटी भर पढ़ना है। समझ में आ गया ना? मैंने जो बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर जो केमिस्ट्री है उसका यूज एक्चुअली में मॉडर्न फिजिक्स में होते हैं 12th में, जो न्यूक्लियर फिजिक्स भी है और ये अभी देख रहे हो रेडियो एक्टिविटी भी है, इसमें ज़्यादातर पढ़ोगे उसका इस्तेमाल। यहाँ जितना जानकारी है उतना हम लोग क्या करेंगे, उसको जानकारी लेंगे। हल्ला करोगे? कर दो एक बार यहाँ से यहाँ तक एक साथ पकड़ के पूरा एक सांस में पकड़ के इधर से उधर कर देते हैं। सुनो सब आदमी पहले से बकवाते हैं जोर से। सन 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल ने देखा कि यूरेनियम तथा उसके लवणों से कुछ अदृश्य विकिरण स्वतः ही निकलते रहते हैं, जो अपारदर्शी पदार्थों जैसे एल्युमिनियम में प्रवेश करने की क्षमता रखते हैं तथा फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देते हैं। इन विकिरणों को बेकुरल किरणें तथा रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। किसी पदार्थ से स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित होते रहने की घटना को रेडियो एक्टिविता कहते हैं तथा ऐसे पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। विकिरणों के स्वतः उत्सर्जित होने का अर्थ है कि इस क्रिया को किसी भी प्रकार से कम या अधिक नहीं किया जा सकता अथवा रोका नहीं जा सकता है। इस क्रिया की प्रकृति एवं विकिरण की दर पर किसी भौतिक परिवर्तन जैसे ताप, दाब, स्थान आदि अथवा रासायनिक परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यूरेनियम में रेडियो एक्टिविता के गुण की खोज के बाद यह ज्ञात हुआ कि यूरेनियम के अतिरिक्त थोरियम, पोलोनियम, एक्टिनियम इत्यादि तत्व भी रेडियो एक्टिव होते हैं। सन 1898 में फ्रांस के वैज्ञानिक पियरे क्यूरी तथा उसकी पत्नी मैडम क्यूरी ने एक नए रेडियो एक्टिव तत्व का आविष्कार किया जिसे रेडियम कहते हैं। उन्होंने लगभग 30 टन पिच ब्लेंडी में से, जो एक प्रकार का कोलतार है, रासायनिक विधियों द्वारा विभिन्न तत्वों को अलग करके 2 मिलीग्राम रेडियम प्राप्त किया। उन्होंने देखा कि इस तत्व की रेडियो एक्टिविता यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 12 लाख गुनी है। इस महत्वपूर्ण आविष्कार के लिए क्यूरी दंपति को सन 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। समझ में आ गया ना? एक होती है अनस्टेबल न्यूक्लियस, एक होती है स्टेबल न्यूक्लियस। पहले समझते हैं उसको और फिर समझ लेंगे अल्फा बीटा गामा क्या होती है ना? 12th में पढ़ोगे, जानकारी लोगे। जैसे किसी पदार्थ का न्यूक्लियस है और वो न्यूक्लियस अनस्टेबल है। कैसा न्यूक्लियस है? अस्थाई न्यूक्लियस नहीं है, मतलब कि अस्थाई है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कुछ फेरबदल है। ज़्यादा मतलब बहुत अधिक प्रोटॉन जब हो जाते हैं ना तो अपने आप को विकर्षण करने लगते हैं, तो जिसके कारण एनर्जी रिलीज करते हैं। वो एनर्जी के रूप में अल्फा बीटा गामा किरण का रिलीज करते हैं। किरण को जो रिलीज करती है ना स्टेबल होने के लिए, अस्थाई होने के लिए, उससे जो रे निकलती है उसी रे को कहा जाता है अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। बोलो समझ में आ गया ना? जिसका न्यूक्लियस क्या हो, ये अनस्टेबल हो। चलो धीरे धीरे बात करते हैं। इतना सुना दिए ना, एक मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा सबको। अनस्टेबल, जिसका NUCLUS अनस्टेबल, अनस्टेबल नाभिक होगा, अस्थाई होगा नाभिक जिसका, अस्थाई नाभिक नहीं होगा। अस्थाई नाभिक जिसका होते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, ये सब अल्फा बीटा गामा के रे नहीं, इसका नाभिक क्या है? अस्थाई है। जिसका नाभिक अस्थाई नहीं होगा, समझ रहे हो ना, वो क्या करते हैं? अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकालते हैं। अल्फा बीटा गामा किरण निकालेंगे। एक किरण निकलती है, उस किरण को क्या कहते हैं? अल्फा बीटा गामा। समझ में आ गया ना? और उस पदार्थ क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी पदार्थ। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? जिसका न्यूक्लियस कैसा होगा? अनस्टेबल, जिसका नाभिक अस्थाई नहीं होते हैं और अस्थाई नाभिक होगा। समझ रहे हो ना? वो क्या करते हैं? अस्थाई होने के लिए ऊर्जा रिलीज करेगा, तब वो क्या हो जाते हैं?
अस्थाई। तो ऊर्जा रिलीज करते हैं उसी ऊर्जा का नाम है अल्फा बीटा गामा, किरण नाम दे दिया उसका। तो रेडियो सक्रियता क्या है? सर्वप्रथम फ्रांस के वैज्ञानिक, उसी को शॉर्ट में सुनो, अब इतना बात लिखना नहीं है एग्जाम के लिए। सर्वप्रथम फ्रांस के वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक हेनरी बेकुलर ने 1896 में लैब में से काम कर रहे थे। लैब में क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। वहाँ एक पदार्थ को रख दिया था, उसने रुमाल से क्या किया? ढक दिया। और फिर 4-5 कुछ दिन के बाद लैब से आए, उसने देखा कि कुछ कलर चेंज हो चुका था। किस चीज़ का? रुमाल। समझ रहे हो ना? उसका कलर क्या हो चुका था? चेंज हो चुका था। और ये कहानी भी यहाँ पर लिखे होंगे, है ना? ठीक है, वो सब जरूरी नहीं है। चलो, तो सर्वप्रथम जितना जरूरी है उतना ही चैप्टर वहाँ डिटेल में पढ़ोगे। तो सर्वप्रथम फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक हेनरी बेकुलर ने 1896 ईस्वी में देखा कि यूरेनियम और उसके लवण से स्वतः ही एक अदृश्य विकिरण रेडिएशन निकल रहा है। स्वतः अपने आप क्या निकल रही है? यूरेनियम और ऐसे कुछ हैं साल्ट, जिससे अदृश्य विकिरण निकलते हैं। इस विकिरण को चूंकि बेकुलर ने खोज किया, इसीलिए क्या कहते हैं? बेकुलर किरण कह दिया अपने नाम पर, या उसको रेडियो एक्टिव किरण कहते हो, नाम दे दिया अपने नाम पर। अर्थात किसी पदार्थ से स्वतः ही अदृश्य विकिरण, अदृश्य रे निकलेगा, है ना? निकलते रहने की घटना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। और जिस पदार्थ से निकलता है उस पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया? सुन लो, खाली कान से निकाल दो, ऐसे कुछ होते हैं इस प्रकार से। 1898 ईस्वी में भौतिक वैज्ञानिक पियरे क्यूरी एवं मैडम क्यूरी ने, है ना, एक नए रेडियो सक्रिय एलिमेंट की खोज किया जिसका नाम रेडियम है। इसीलिए दोनों दंपति को, हस्बैंड वाइफ से दोनों को नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया? 1903 में सम्मानित किया गया नोबेल पुरस्कार से। चलो, अब हम लोग बात करते हैं मेरे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा। यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या निकलेगा? अल्फा बीटा गामा निकलेंगे, वही जानता हमको है। रेडियो एक्टिव रेडियो सक्रियता अल्फा बीटा गामा तरंगों की, अल्फा बीटा गामा तरंगों की लगातार निकलने की प्रक्रिया को रेडियो सक्रियता कहते हैं। रेडियो सक्रियता कहा जाता है। किसी पदार्थ से जब अल्फा बीटा गामा लगातार निकलेंगे, इस प्रक्रिया को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। और पदार्थों को, जो पदार्थ से निकलेंगे उस पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। रेडियो सक्रिय क्या कहते हैं हम लोग? पदार्थ कहते हैं। इतना ही रखना है ध्यान में। और तुमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ तक हम पहुँचेंगे पहले, इतना बस समझ में आ गया ना। यानी कि एक न्यूक्लियस होते हैं जो अनस्टेबल होंगे, अस्थायी होंगे। अस्थायी होने के लिए एक रेडिएशन छोड़ेंगे, विकिरण छोड़ते हैं, अदृश्य विकिरण, दिखाई उखाई अदृश्य विकिरण, उसका नाम रख देते हैं अल्फा बीटा गामा। तो जब किसी पदार्थ से ये विकिरण निकलेंगे तो बोलेंगे ये रेडियो एक्टिव क्या हो गया? विकिरण है, रेडियो एक्टिव किरण हो गया। और जिस पदार्थ से निकलेंगे उस पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ बोलेंगे। समझ में आ गया ना? अल्फा बीटा गामा तरंगों की लगातार निकलने की प्रक्रिया को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। और जिस पदार्थ निकलेगा उस पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहेंगे। तो अगर क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो काउजेज ऑफ, हाँ ठीक है, इंस्ट्रूमेंट अस्थिर नाभिक की जरूरी नहीं है। उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट होती है जिससे गीगर मूलर काउंटर नाम है, जिससे हम लोग अल्फा बीटा रे को मेजर करते हैं। अल्फा बीटा को किससे मेजर करते हैं? गीगर मूलर काउंटर से। अल्फा एंड बीटा गामा, हाँ, अल्फा एंड बीटा बताते हैं। अल्फा बीटा है उस यहाँ होंगे। अल्फा बीटा तरंग को, वेव को, अल्फा बीटा एक प्रकार का पार्टिकल तरंग कर सकते हो, वेव भी कर सकते हो। वेव नेचर का दिखते नहीं है, है ना? अल्फा बीटा तरंग को, अल्फा एंड बीटा तरंग को गीगर, GIEGER, गीगर मूलर, MULLER, और उसके बाद है काउंटर, गीगर मूलर काउंटर से मापा जाता है। मापा जाता है।
यानी कि अल्फा बीटा रेज को मेजरमेंट करना होगा, कितनी मात्रा में निकल रहा है अल्फा बीटा रेज, उसके लिए किसका यूज करेंगे हम लोग? मशीन, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है गीगर मुलर काउंटर, है ना, नाम रखना है सिर्फ याद। ये गीगर मुलर काउंटर इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग जिसे GM, जिसे शॉर्ट में हम लोग GM काउंटर भी कहते हैं, G से गीगर, M से मुलर, C से काउंटर, इसका इस्तेमाल हम लोग कर करके अल्फा बीटा तरंग क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। समझ में आ गया ना? उसके बाद गामा किससे नापेंगे? गामा को एस्किटिलेशन काउंटर होती है। गामा को SCINTILLATION एस्किटिलेशन काउंटर से मापा जाता है। इतने को रखना है बात ध्यान में, क्योंकि 12th का सिलेबस है, यहाँ हम लोग सिर्फ उसी फैक्ट बात एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, बाकी डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। तो अल्फा यही लिखे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं गीगर मुलर काउंटर, GM काउंटर कहते हो, यूज बिफोर अल्फा बीटा रेंज मेजरमेंट करने के लिए, और एस्किलेशन काउंटर में यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ करेंगे यूज बिफोर गामा रेंज के लिए मेजरमेंट करने के लिए। लैंग्वेज मैंने उसको लिख दिया। अब चलो, रेडियो एक्टिव का मात्रक क्या होती है? यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इसका मात्रक होता है क्यूरी। अभी पढ़ा नहीं क्यूरी दंपति, कुछ खोज के, इसीलिए क्यूरी पर इसको क्यूरी कहते हो, CURIE, या इसे बेकुरल भी कहते हो, BACQUEREL, है ना, या इसे रदरफोर्ड भी कहते हो। रदरफोर्ड भी इसके कुछ योगदान किए थे, इसीलिए तो 3 गो मात्रक। हाँ, रदरफोर्ड में योगदान क्या ना, साइंटिस्ट नाम पर रख दिए इस क्षेत्र में, जिसने कुछ बारे में बताया था। तो यूनिट ऑफ रेडियो, देखो 12th में काफ़ी है ना, काफ़ी चीज़ पढ़ोगे, वहाँ जाओगे तो काफ़ी चीज़ है, सब उसी चीज़ है, अंदक मंदक। इसमें से हम लोग को इतना को बनाना है, कितना, 1 से 2 पेज में निपटा देना है, जिससे पूछे जाते हैं। ये मैंने कहा पॉलिटेक्निक सिलेबस देखो, 8वां को पढ़ना पड़ा, ईंधन 9वां का पढ़ना पड़ता है, 10वां का पढ़ना पड़ेगा, 11 का कुछ 12 कुछ प्लस से भी बाहर की चीज़ों, इसीलिए ज़रूरी वाला बात पढ़ते हैं, फालतू का छोड़ देते हैं। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी होते हैं क्यूरी या बेकुरल या रदरफोर्ड। और यदि SI मात्रक पूछेगा तो वो बेकुरल है। बेकुरल में ना, ये बेकुरल कौन मात्रक है? SI मात्रक है। रेडियो एक्टिविटी का ऐसा मात्रक क्या होता है? और सिर्फ मात्रक, यहाँ क्या यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा है कि SI या CGS। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्यूरी या बेकुरल रदरफोर्ड। ऑप्शन में कोई रहेंगे तो टिक मार देंगे उसको, जो कोई एक सेकेट रहेंगे। हाँ, बेकुरल इसका ऐसा मात्रक होती है। समझ में आ गया ना? उसके बाद देखो, रेडियो सक्रियता की खोज HB ने की थी, हेनरी बेकुरल ने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज, रेडियो इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं तो इतना हो जाए। सक्रियता, रेडियो, हाँ नहीं है बड़ा चैप्टर, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, हम लोग इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। जाओ मैं यूट्यूब पर ढेरी टीचर पढ़ाते हैं, 12th वाला पढ़ लेना, उससे इंटर वाला पढ़ना ना, जो 11th 12th पढ़ाते हैं उसका पढ़ना, पता चल जाएगा। तो समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल, HENRY, हेनरी BACQUEREL ने की थी। हम लोग को फैक्ट्स जानना, रेडियो सक्रियता खोज किसने की? हेनरी बेकुरल ने की थी, बात खत्म हो गया। रेडियम और पोलोनियम की खोज, रेडियम और पोलोनियम की खोज, ये भी रेडियो सक्रिय तत्व है। अभी तू पढ़ा था वहाँ पर, हाँ सर, पढ़ा था ना, देखो रेडियम और है ना, दोनों मिलके है ना, रेडियम और एक पोलोनियम भी है। हाँ, तो इन दोनों की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी, कौन किया? क्यूरी साहब, मैडम क्यूरी ने की थी। यही फैक्ट्स रख लेना है खाली एग्जाम पास करने के लिए, बाद में फिर सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। इसमें क्यूरी का, मैडम क्यूरी था, दोनों करने था इसमें। हाँ, देखो ना, लेकिन दोनों था, क्यूरी दंपति था। लिखा क्या लिखा? पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी, है ना, दोनों था। अब इसका जैसे रेडियम का लगभग
क्यूरी ज़्यादा किए, इसीलिए सिर्फ उसी का हम लोग बात करते हैं। मैडम क्यूरी, हाँ देखो ना, पियरे क्यूरी और क्या है मैडम क्यूरी। मैडम ज़्यादा क्यूरी ने हाँ, रेडियो ज़्यादा एक्टिविटी योगदान का उसी का आविष्कार था। किया जिसे रेडियो- रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल ने की, और रेडियम और पोलोनियम खोज किसने किया? मैडम क्यूरी ने। की थी। इतना रखना ध्यान में, समझ रहे हो ना, दोनों मिलकर एक्चुअली में काम कर रहे थे। तो क्यूरी दंपति है तब दे दीजिए सर। इसी नाम से क्वेश्चन आएंगे, इसी नाम से क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ भी लिखा होगा, है ना, इस महत्वपूर्ण खोज के लिए, इस महत्वपूर्ण खोज के लिए क्यूरी दम, ये क्या लिखा है इसमें, लिखा होगा ना, भौतिक वैज्ञानिक पियरे कुरियन एवं मैडम क्यूरी ने नए रेडियो टेक्निकल एलिमेंट की, रेडियम की खोज की, है ना। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए क्यूरी दंपति को 1930 ईस्वी नोबेल पुरस्कार की सम्मान। देखो इसमें दो भांज था। मैडम क्यूरी इसीलिए कहते हैं, दोनों तत्व का खोज किए थे, खोज किए मैडम क्यूरी, और नाम दिया हेनरी क्यूरी, उसका हस्बैंड, क्या नाम था उसका? पियरे क्यूरी, पियरे इसीलिए ज़्यादा इज्जत लेडीज़ को मिलता है, इसीलिए इसका नाम क्या लिखा हुआ है? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी। दोनों मिलके ही, चलिए दोनों साइंटिस्ट ही थे। तो यहाँ ये भी लिख देते हैं क्वेश्चन में हम लोग, क्यूरी दंपत्ति, क्या लिख देते हैं? क्यूरी दंपति। क्यूरी दंपत्ति। लेकिन एग्जाम में जनरली क्या आते हैं? मैडम क्यूरी। उसी को टिक लगाना, समझ रहे हो ना, उसी को टिक लगाना है। हमको तो राहुल का ही टेंशन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में लेने याद होगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। बात तो है, प्रचार इसका दूर दूर तक लोगों को लोग चिंते हैं। चलो आगा 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 चलो। उसके बाद हेमंत सोरेन का राहुल झारखंड के मुख्यमंत्री। उसके बाद कौन कौन रेडियो सक्रिय तत्वों के उदाहरण? रेडियो सक्रिय तत्वों के, खुजली हो रहा होगा सबको, कौन चैप्टर स्टार्ट कर दिए? नहीं, बढ़िया चैप्टर हमको बढ़िया लग रहा है पढ़ने में। अभी इम्पोर्टेंट आता है क्वेश्चन इससे, हमको बढ़िया लग रहा है। पीछा पड़ा है वो सबसे बढ़िया हमें यही लगता है वो बंद है सबका मुंह, इसीलिए सोचे कि पता नहीं समझ में आ रहा है कि बोले नहीं। सर बोले देख रहे हैं, समझाने वाला बात नहीं है तो क्यों हाँ बोलेगा? आएगा जब क्वेश्चन एग्जाम में। क्या तो सोचते हो, जैसे एक्स को एलिमेंट है, क्या इससे अल्फा एगो निकला, बीटा एगो निकला, गामा निकला, बताइए उसका फिर क्या, कितना परमाणु द्रव्यमान संख्या होंगे, या उसका समस्थानिक, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो वहाँ तक पूछा है मतलब पूछता है ऐसे करके, या विभजन क्षमता, आयनन क्षमता किसका होता है, ये क्वेश्चन आता है, आता है ना। और उसके बाद तीन दिन अल्फा बीटा गामा जो है उसमें कौन धनात्मक है वो पूछा है। हाँ वहाँ पहुँचेंगे धीरे धीरे, एक दो दिन अभी लगे। माहौल बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, धीरे धीरे पहुँचेंगे हम लोग। आवाज सरनी फट देके, आवाज सरनी दीजिए, पकड़ के तोड़ देंगे। ये मोबाइल पे मतलब अपना नहीं तो तू तोड़े दोगे, दूसरा के संपत्ति का कोई वैल्यू नहीं है। तुरंत निकाल देंगे, संपत्ति का तुरंत चप्पल निकाल तोड़ में रखते हैं हम। रेडियम पोलोनियम, रेडियम पोलोन, ये जितना लिख रहे हैं ये सब रेडियो सक्रिय तत्व, यानी कि सबसे क्या निकलेगा? अल्फा बीटा गामा, यानी कि बम तम बनाने में यूज। अभी रखो ना, जिसमें देखो, जिसमें वो अथी वाला चिन्ह होगा, पान के पत्ता वाला चिन्ह होता है, वो डाउनलोड करो। पान का पत्ता वाला। हाँ लाइन कभी खोजते दिखाए हैं। होंगे रेडियो तक सिंगल, कभी तुम लोग बताए हैं हम हाँ हाँ सर, समझ नहीं दिखाए होंगे, याद है? नहीं बोले होंगे इसी दिखाया में है, वो वाला हमको पता है, डाउनलोड करो, बढ़िया तब तक नाम लिखते हैं। 3 गिरनी नंबर, दे देगी। हाँ वही गिरनी, हाँ, गिरनी वाला, वही समझ गिरनी गया, का अब उधार तो कर समझ लो। गया। रेडियम अब तो पोलोनियम रेडियम पोलोनियम यूरेनियम, आप पकड़ लिया पोलोनियम भी है, गया। इसलिए तो लिखा गया है यहाँ पर। ये क्वेश्चन पूछा है। पोलोनियम नहीं है, पोलोनियम रेडियो सक्रिय तत्व है। अभी देखो ना, पता चल जाएगा टेबल से। प्लूटोनियम कौन चीज़? अरे पोलोनियम किस ग्रुप में है पता है तुमको? इसको हाथ मत धरो। पोलोनियम 6ठा नंबर में, ट्रिटियम रेडॉन, इससे भी निकलता है 7 नंबर में। एक्टीनियम, और एक्टीनियम के बाद और भी है 8 नंबर, लिख देते सबका नाम। प्रोटेक्टिनियम मारो ना रेडियो 10 नंबर में।
टेक्नेटियम, खतरनाक नाम है। उसके बाद तुमको नहीं होगा। प्रोमीथियम 12 नंबर में, अभी सब दिखाते हैं और सरनी में। एस्टेटिन 13 नंबर में। TENNES 10 टेंस्टाइन नहीं मिला आवर सरनी। नहीं सर उसको बोलना थोड़ा हम लोग रुकिए आप देते पीरियोडिक टेबल। फ्रेंसियम केमिस्ट्री का बुक घर में रख पता नहीं सबसे ऊपर है राहुल भाई जी। चलो ठीक है, नहीं मिला आवर सरनी। आ जाएगा, रुकिए सर, है इधर थोड़ा टाइम लगता है। नहीं मिला तो अलेवंथ का ग्रुप खोलो, अथी बुक डाउनलोड करो NCERT से। आवर सारी चैप्टर होगा उसमें 11th का, 11th उसमें दिया होगा, 10वीं गिरने लगा मैं खरीदाया था। थोड़ा सा यात्रीगण कृपया यहाँ ध्यान दीजिए, सीट बेल्ट कैसे लीजिए? शांत रहो। रेड अथी ब्लैक, क्या लिखल है? ब्लैक, रेड, ब्लू, ऑरेंज, तो कलर में दिखाए गए हैं इस प्रकार से। और इतना कलर के हैं, ये जितने कलर के हैं ना, वो सब कलर के तत्व, और जिसमें क्या मारा हो ये वो क्या होंगे, वो क्या होंगे? रेडियो एक्टिव। सिंबल का क्या नाम है? हल्ला शांत करो। एक ऐसा कलर है ब्लू, यानी कि ब्लू कलर वाला, और गिरने वाला होना जरूरी चाहिए। यानी कि आप बताओ, पहले सुनो, पहले ब्लू कलर जहाँ होंगे गिरने वाला, वो कौन तत्व होगा? वो रेडियो एक्टिव। वो रेडियो एक्टिव होंगे। ब्लू कलर में साथ साथ क्या होना चाहिए? गिरनी होना चाहिए, जरूरी गिरनी है। तो हे या है दोनों। एगो ये है, हाँ, जिसमें जिसमें ये सिंबल है वो सब क्या तत्व होंगे? रेडियो एक्टिव। ये हैं, ये सब कैसा तत्व है? देखो सब मारा लेना, गिरनी मारा लेना सब में, यहाँ तक स्टॉप हो गया। ये सब क्या है? गिरने वाला। ये सब गिरने वाला क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। और देखो यहाँ मारा हुआ है, यहाँ मारा हुआ है, यहाँ रेडोन मारा हुआ है, रेडोन में रेडियो एक्टिव तत्व है। और देखो उसके बाद एक्टिनियम से लेकर के सब में मारा है गिरनी, देख रहे हो ना, मारा है सब में गिरनी, मारा है गिरनी सब में। ये सब कौन तत्व हैं? ये सब रेडियो एक्टिव, यानी कि इससे क्या निकलेंगे? अल्फा बीटा गामा रे निकलते हैं, याद है ना? अल्फा बीटा गामा रे निकलते हैं। इसके अलावा भी इसमें और भी कुछ एलिमेंट्स हैं, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं, और वो उसके बारे में अलग से हम लोग जानकारी लेंगे। ये सब रेडियो एक्टिव तत्व हैं। अभी नाम लिखे, रेडियम, पोलोनियम, यूरेनियम, रेडियम। चलो रेडियम कहाँ है? रेडियम फॉर्मूला क्या होता है? रेडियम, रेडियम। उसके बाद क्या था? पोलोनियम, एस्टेटिन है ना, रेडोन था ना, लिखे थे ना अभी, है ना, ये सब लिखे थे। ये सब जो लिखा हुआ इम्पोर्टेंट है। एक्टिनियम है ना, थोरियम, ये सब यूरेनियम है ना, यहाँ से है ना, यूरेनियम, प्लूटोनियम है ना, ये। उसके बाद देखो और लिखे थे इसमें हम, ऐसे कुछ लिखा हुआ था। और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंस इसमें लिखे, रेडोन लिखे, एक्टिनियम लिखे हुए हैं, जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं। आगे पढ़ते हैं, अभी इसका और भी टेबल के काम पड़ेगा। अभी पता चल गया कौन कौन रेडियो एक्टिव तत्व है। हटाओ, आवाज सारी में तो PhD कराए हुए हैं, है कि हो PhD? हाँ सर, बहुत बढ़िया किए हैं। और करोगे? हटाओ, पीछे हटाओ, कराइएगा तो बढ़िया रहेगा। देखा जाएगा भविष्य में। होता है, एक बार और PhD कर ले। एक दिन दे वो जो दीजिएगा। करते हैं फ्रेंसियम वह रेडियो सक्रिय तत्व है जो द्रव अवस्था में मिलता है। सुनो, फ्रेंसियम जो है ये वह रेडियो सक्रिय तत्व है जो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। अब सुनो इस बारे में और फैक्ट्स, और इसके बारे में जानकारी सुनो। फ्रेंसियम वह रेडियो सक्रिय तत्व है, वह अभी डंडी लौटने हुआ है, लौट करके देंगे। वह रेडियो सक्रिय तत्व है जो किस अवस्था में मिलेगा? द्रव अवस्था में मिलता है। एक ही स्टेट में मिलेंगे, बाकी सॉलिड्स मेटल सब है, धातु होते हैं, बाकी सॉलिड्स होंगे ना, जो द्रव है उसको क्वेश्चन एग्जाम आते हैं। और सर ने पढ़ा था ना, सब किस में आते हैं? धातु है, धातु किस अवस्था में रहते हैं? ठोस में बता दिए है ना। फ्रेंसियम द्रव में रहता है, ठोसे है। लिखा है तो हमें नहीं करेगा, धातु है, फिर भी धातु है सर जी, लेकिन इसका लेकिन नहीं पता है। ये रेडियो सक्रिय तत्व हैं, और जो किस अवस्था में रहते हैं? द्रव अवस्था में। तो पूछेगा ऐसा कौन रेडियो सक्रिय तत्व है जो द्रव अवस्था में रहता है? समझ में आ गया ना? क्या हो गया आंसर? बढ़िया फ्रेंसियम होंगे। हाँ बढ़िया क्वेश्चन। देखो, और और ऑफ यम ला यूरेनियम, जम यूरेनियम का
यूरेनियम का इम्पोर्टेंट अयस्क क्या है? यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड, याद है ना सबको? हाँ पिच ब्लेंड। क्या है? नेक्स्ट पेज दोगे कि या छुट्टी लोगे? पिच ब्लेंड हिंदी में क्या होता है? खत्म, अब नया टॉपिक स्टार्ट हो गया यहाँ से। मेन पॉइंट्स अबाउट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो एग्जाम आते हैं, ये सब तो उतना नहीं पूछेगा इस सबसे, ये सब उतना भी कुछ नहीं। इसमें इस पेज में ये वो इम्पोर्टेंट ये है। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैडम ऑप्शन में कितना तो रहेंगे? उसमें 3 क्या होंगे? गलत। रेडियो एक्टिव और 1 नहीं होंगे, वही ठीक करना। यही सब रेडियो एक्टिव है। अभी नाम मोटा मोटी रखो, रटना नहीं, मोटा मोटी रखना। इस प्रकार के तो रेडियो एक्टिव होते हैं। अब कौन नहीं होगा, चलेगा सोडियम, दे देगा कैल्शियम, टिक बुझेगा कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि टिक और लग जाएंगे। 14 इसमें 14 भी नहीं है, और भी हैं। सर का एगो अप्रोक्स इतना क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है ETC, समझ रहे हो ना? कैसे क्वेश्चन आएंगे तो समझ में आ गया ना? 3 गो रहेंगे, एक और कौन रहेगा? निम्नलिखित में कौन रह सकता? तो नहीं है, टिक लगा दोगे ना। अब ऐसे होते रेडियम, पोलोनियम, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, टिराटियम, रेडॉन। एक दो बार देखोगे धीरे धीरे हो जाएगा। नेक्स्ट पेज लाओ, नेक्स्ट पेज। है सर कहाँ अब आएगा टॉपिक आएगा क्या कहा? सुबह में लगाओ ना। है सर छोड़ दीजिए। है छोड़ दीजिए, छेड़ने दीजिए तो क्या अब नया टॉपिक चलो छोड़ देते हैं, हटाओ जाओ। अरे इच्छा रहे सर के चाल